Hi everyone, I hope you are doing good. So let's start with another video. This is going to be a second lecture of your second chapter, that is life process in living organism part 1. अभी बिफोर आई प्रोसीड विद आगे के कॉन्सेप्ट्स हम लोग एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? सबसे पहले कि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस के लिए यू नीड एनर्जी। फॉर दैट पर्पस आवर बॉडी इज गोइंग टू यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और फैट्स। इनको तोड़कर आपके बॉडी एनर्जी बना के देगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये एटीपी बनता कहाँ पे? इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। सो दैट इज द रीजन वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम लोग इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे। वे तोड़ने के दो तरीके से तोड़ सकते हैं हम लोग। सो ईदर आई कैन यूज ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो वी कैन ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स एंड वी कैन डिराइव एनर्जी। हम लोग फिर भी एनर्जी बना सकते हैं। सो इफ आई एम यूजिंग ऑक्सीजन तो उसको हम लोग एरोबिक कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाने के लिए। एंड इफ आई एम नॉट यूजिंग ऑक्सीजन स्टिल आई विल गेट एनर्जी बट इट विल बी वेरी लेस। तो उस प्रोसेस को हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। आफ्टर दैट वी सॉ रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन इज नथिंग बट एक प्रोसेस जहाँ पे आपके बॉडी के अंदर जो भी फूड है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो और एनर्जी बना रहे हो। नाउ रेस्पिरेशन occurs at two level. First one is body level respiration which is also known as breathing, और second one is cellular respiration। बॉडी लेवल मतलब क्या है कि एटमोस्फियर के सराउंडिंग और आपके बॉडी के बीच में गैसेस के एक्सचेंज होना। तो तुम्हारे बुक में सेकंड पेज पे एक फोटो दिया है एक अंकल का, तो उसको आपको लेबलिंग करना है, शायद वो भी बोर्ड्स में आ सकता है। सो आप लोगों ने यहाँ से इनहेल किया, योर गैसेस विल मूव थ्रू योर नोज। उसके बाद में ये जाएगा फैरिंग्स बोल के एक जगह है, दिस इज योर फैरिंग्स। फिर उसके बाद में आएगा लैरिंग्स में। लैरिंग्स इज नथिंग बट तुम लोग का साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स बोल सकते हैं। आफ्टर दैट ट्रकिया में बन जाएगा। ट्रकिया विल गेट्स डिवाइडेड इनटू टू और ये लंग्स के अंदर एंट्री करेगा। अभी इनसाइड लंग्स बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होगा, बहुत छोटे छोटे। और एट द एंड यू कैन सी समथिंग लाइक दिस। देखो यहाँ से वो ब्रांचेस आएंगे और उसके लास्ट में कुछ ऐसा लाइक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। दिस इज नथिंग बट एल्वियोलाई। अभी होता क्या कि आप लोगों ने जो भी ब्रीद इन किया वो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। इफ यू लुक क्लोज देखो यहाँ पे देखो रेड कलर का और ब्लू कलर का आपको कुछ वेसल्स दिख रहे। दीज आर नथिंग बट कैपिलरीज। सो जो भी ऑक्सीजन मैंने इनहेल किया तो वो क्या करेगा, यहाँ से इस कैपिलरीज के अंदर आ जाएगा और ये कैपिलरीज के थ्रू ये आर्टरी वेन्स में सब चला जाएगा। और बॉडी के अंदर जो भी CO2 बना वो भी इसी ब्लड वेसल के थ्रू आएगा और वो क्या करेगा, जो CO2 है उसको एल्वियोलाई के अंदर डालेगा और एल्वियोलाई से वो वापस रिटर्न वाया नोज के थ्रू बाहर आएगा। तो ऐसे आपके बॉडी में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। अभी क्यों हो रहा है ये सब आप लोग 11th 12th में सीखोगे। देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो आई होप आपको ये भी चीज क्लियर हो गया होगा। सो आफ्टर दैट वी सॉ कि अभी जब ग्लूकोज को यूज करोगे एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ये एक स्टेप में आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, इसमें मल्टीपल स्टेप्स है। हर एक स्टेप में आपको डायरेक्ट एनर्जी भी मिलेगा, इनडायरेक्ट एनर्जी भी मिलेगा। डायरेक्ट एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? एटीपी कहते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन, दैट इज एटीपी इज आल्सो नोन एज सेल का एनर्जी करेंसी। और इनडायरेक्ट एनर्जी क्या है? दो टाइप्स के हो सकते हैं, दैट इज NADH2 एंड FADH2। इनको मैं इन फ्यूचर या फिर इन थर्ड स्टेप में इनको कन्वर्ट करूंगा एंड आई कैन मेक एटीपी। One molecule of NADH2 would give me 3 ATP and one molecule of FADH2 would give me, yes, very good, that is 2 ATP. Now let's start with our first step that is ki glycolysis, which is a common step in aerobic as well as anaerobic। तो in short इसमें ऑक्सीजन यूज होता नहीं है। अभी ये होता कहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इट ऑकर्स इन योर साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होगा कि आपका जो ग्लूकोज है, जो 6 कार्बन का है, उसको मैं बीच में से तोड़ूंगा, इसका बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगा। सो इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन या फिर ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज, जो कि गलत है बट यही याद रखोगे। एंड वी विल गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, पायरुविक एसिड, NADH2, ATP एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे डायरेक्ट एनर्जी बना, इनडायरेक्ट एनर्जी भी बना, और इस इनडायरेक्ट एनर्जी को मैं यूज करूंगा टू कन्वर्ट इनटू ATP। और देयर आर टू पायरुविक एसिड्स। अभी ये दो पायरुविक एसिड क्या करेगा, तुम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करेगा। देखो यहाँ पे इससे पायरुविक एसिड आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर किया। इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया इस पायरुविक एसिड को मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। दो पायरुविक एसिड तो दो एसिटाइल कोएंजाइम ए। और इसी दौरान पे मुझे दो NADH2 भी मिलेगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ CO2 भी मिलेगा। और इसी CO2 को आप लोग ब्रीथ आउट करते हो। नाउ पहला एसिटाइल कोएंजाइम है, ये साइक्लिक रिएक्शन करेगा। इस साइक्लिक रिएक्शन को हम लोगों ने क्या नाम दिया? तीन नाम दिया। क्रेब साइकिल, बिकॉज जो साइंटिस्ट है उनका नाम पे दे दिया, सर हैंस क्रेब। सेकेंड वन, इसका पहला प्रोडक्ट, पहला स्टेबल प्रोडक्ट दैट इज नथिंग बट तुम लोग का
सिट्रिक एसिड, सो सिट्रिक एसिड साइकिल भी नाम दिया। और ये सिट्रिक एसिड किसका बना है, दैट इज नथिंग बट तुम लोग का 3 कार्बोक्सिलिक एसिड का बना है, तो इसको हम लोगों ने और एक नाम क्या दिया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसमें क्या होगा, तुम लोग का एसिटाइल कोएंजाइम को आप लोग यूज करोगे और आपको इसमें से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेगा। जैसे कि आपको टोटल कितना NADH2 मिलेगा, एक NADH2 यहाँ पे दिख रहा है, एक NADH2 यहाँ पे भी दिख रहा है और एक NADH2 यहाँ पे भी दिख रहा है। सो इन टोटल एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से तुम लोगों ने 3 NADH2 बनाया, एक FADH2 बना और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 भी बन रहा है यहाँ पे। फाइन। सो इन शॉर्ट आप लोगों ने क्या किया, एक क्रेब्स साइकिल में आपने एक एसिटाइल कोएंजाइम का यूज करके 3 NADH2, एक FADH2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, इतना चीज बना। और एक ATP भी बनता है जो आपकी बुक में नहीं दिया है, तो नहीं याद रखना। सो दिस इज हाउ तुम लोग के स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। अभी जितना भी NADH2 FADH2 बना है उन सबको मैं लास्ट स्टेप में लेके जाके क्या करूंगा, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू ATP। टेल मी व्हाट इज NADH2 का फुल फॉर्म। वेरी गुड, दैट इज निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। और FADH2 क्या है तुम लोग का, पैल्विन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अभी ये जो नेम है ना, इस पे ना एक विटामिन का नाम छुपा हुआ है और उसी विटामिन से ये NADH2 FADH2 बना है। वो भी मैं आगे आज ही विटामिन जब सिखाऊंगा तब मैं बता दूंगा। फिर हमने ATP का डायग्राम देखा था कि ये जो पार्ट है दिस इज एडिनोसिन, और यहाँ पे जो 3 फॉस्फेट ग्रुप है दैट इज ट्राइफॉस्फेट। जो भी आप लोगों ने ब्रेक डाउन किया था कम अपना जो बॉन्ड्स को, और बॉन्ड से जो भी एनर्जी निकला वो बॉन्ड का एनर्जी आप लोगों ने किधर यूज किया, ये मॉलिक्यूल बनाने के लिए। और ये भी इस मॉलिक्यूल के फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के बीच में आप लोगों ने इस एनर्जी को स्टोर करके रखा है। नाउ व्हेन यू वांट टू डू सम वर्क, आप लोग इस फॉस्फेट के बॉन्ड को तोड़ो, एनर्जी मिलेगा और उसको यूज करके आप लोग काम कर सकते हो। So ATP gets converted into ADP, adenosine diphosphate. And in the end we saw this diagram, that is कि कार्बोहाइड्रेट्स को यूज किया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया जिसमें मुझे पायरुविक एसिड मिला, उसको एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया, फिर मैंने क्रेब्स साइकिल किया। लास्ट में मुझे सब कुछ देखूंगा कि मुझे क्या क्या प्रोडक्ट मिला, बहुत सारा एनर्जी, वाटर एंड CO2। So this was about carbohydrate, but if I'm using protein या फिर lipids, सेकेंड प्रायोरिटी बॉडी का क्या है, यस वेरी गुड, दैट इज योर फैट्स या फिर लिपिड्स। लिपिड्स को तोड़ेगा तो मुझे फैटी एसिड्स मिलेगा, और ये फैटी एसिड्स को मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करूंगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में। इफ आई हैव प्रोटीन मॉलिक्यूल्स देन उसको तोड़ेगा तो मुझे क्या मिलेगा, अमीनो एसिड्स, और उस अमीनो एसिड्स को भी मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करूंगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में। एंड आफ्टर दिस बाकी सब के सब सेम रहेगा। तो इन शॉर्ट एसिटाइल कोएंजाइम में और उसके आगे का जितने भी स्टेप्स है वो सब कॉमन है, नो मैटर व्हाट आर यू यूजिंग। So this was your entire aerobic respiration का एक quick revision. Now we are going to proceed with our chapter आगे का next topic, that is anaerobic respiration. Now what is anaerobic respiration? That is कि food molecule is broken down inside a cell in absence of oxygen. Oxygen यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही एग्जांपल लिया हम लोगों ने, ग्लूकोज लिया। नाउ ग्लूकोज ऑब्वियसली ग्लाइकोलाइसिस करेगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में हम लोगों ने एक स्टेप सीखा था कि इट इज अ कॉमन स्टेप इन बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक होने दो एनारोबिक होने दो। सो ग्लाइकोलाइसिस के बाद में आपको देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड तो मिलने ही वाला है एंड 2 ATP भी मिलेगा। इसी के कारण हम लोगों ने बोला था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP बनता है। नाउ इसके आगे का जो स्टेप है एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल, वो नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है। समझो कि अगर मैं इंसानों के बारे में बात कर रहा हूँ, हमारा बॉडी एरोबिक भी करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करता है। अब जब नॉर्मल कंडीशन में है तब मेरा बॉडी एरोबिक कर रहा है, क्योंकि मैं प्रॉपर ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से स्टेबल है, कुछ ज्यादा एक्सट्रीम एक्टिविटीज नहीं कर रहा हूँ। बट इफ आई एम डूइंग इंटेंस वर्कआउट या फिर कुछ रनिंग कर रहा हूँ, एनीथिंग जहाँ पे मेरा बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी का डिमांड कर रहा है, तो मेरा बॉडी क्या करेगा कि देख भाई ऑक्सीजन की कमी हो रही है, एरोबिक तो भी पॉसिबल नहीं, लेकिन इस बंदे को एनर्जी चाहिए क्योंकि ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, इसको वर्कआउट करना ही है। सो व्हाट आवर बॉडी इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज को तोड़ूंगा मैं, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में पायरुविक एसिड बनेगा। नाउ दिस पायरुविक एसिड का मैं क्या करूंगा, फर्मेंटेशन करूंगा। तो व्हाट इज फर्मेंटेशन, इट इज अ प्रोसेस इन विच एक केमिकल को आप लोग तोड़ के एक नया केमिकल बना रहे हो। भी फर्मेंटेशन क्या है इन डिटेल में आपको जब एक माइक्रोब्स के बारे में एक चैप्टर है वहां पे मैं इन डिटेल में सिखाऊंगा, और वहां पे मैं इसको वापस रिपीट करने वाला हूँ। इट इज नथिंग बट एक स्टेप है जहाँ पे केमिकल को आप लोगों ने कन्वर्ट किया इनटू समथिंग एल्स। तो पायरुविक एसिड को मैंने कन्वर्ट किया इनटू लैक्टिक एसिड इन माय बॉडी, इन माय मसल सेल्स। अभी यू माइट नो इफ यू हैव डन एनी काइंड ऑफ वर्कआउट, थोड़ा हाई इंटेंस वर्कआउट करने के बाद यू माइट फील दैट पेन,
तो वो पेन आ क्यों रहा है? बिकॉज आपके बॉडी में उस मसल में क्या हो गया, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो गया। इस दौरान आपको एनर्जी भी मिला और बाय प्रोडक्ट में आपको लैक्टिक एसिड मिला, और इस लैक्टिक एसिड के कारण आपको क्या होगा, फटीग फील होगा या फिर पेन फील होगा। सो ये सब किस में होता है, इन आर मसल सेल्स या फिर एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स इज नथिंग बट तुम लोग का आरबीसी। आरसीबी लिख के मत आना गलती से भी। तो ये था एनारोबिक रेस्पिरेशन इन आर बॉडी। ना ऐसे ही कुछ माइक्रोब्स भी है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अभी तुम लोग का सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस पार्ट, और ये मैं वापस से सिखाने वाला हूँ तुम लोग के इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में। इन दैट चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक ब्रेड। तो इफ यू वांट टू मेक ब्रेड, सबसे पहले आप क्या करोगे, आटा लेके आओगे, उस आटे में होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज। अभी मैं इस आटे में पानी, ऑयल वॉयल सब मिक्स करके मस्त डो बना के रखूंगा, और इसमें मैं क्या करूंगा, एक फंगस को डालूंगा, यूनिसेलुलर फंगस, का नाम क्या है, ईस्ट। ईस्ट को डाला, मिक्स करके रखा, और अभी इसको मैं क्या करूंगा, एक अच्छे से एयर टाइट पैक करके रखूंगा। मैं अपने डो को एक कंप्लीटली आइसोलेट करके रखूंगा, ऑक्सीजन का सप्लाई मैं कट ऑफ कर रहा हूँ। इन शॉर्ट, मैंने ईस्ट को एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला कंडीशन बना के दिया। नो व्हाट माय ईस्ट इज गोइंग टू डू, वो कार्बोहाइड्रेट को यूज करेगा, ग्लाइकोलाइसिस करेगा, पायरुविक एसिड बनाएगा। इस पायरुविक एसिड को वो डायरेक्टली कन्वर्ट करेगा इनटू अल्कोहल, और इसको ही हम लोग कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और ये अल्कोहल को आप लोग का क्या यूज है वो मैं तब बताऊंगा। अल्कोहल को यूज तो नहीं कर पाओगे, बस इस प्रोसेस में CO2 भी बनता है। तो वो CO2 जो है, उसी के कारण आपका ब्रेड क्या बनता है, ऐसा लाइक फ्लफी बन जाता है बोल सकते हैं, या फिर उसमें बहुत सारे होल्स दिखते हैं ना ब्रेड में। तो इट इज ड्यू टू दिस फर्मेंटेशन के कारण। पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट हो गया था, तब CO2 और अल्कोहल मिला था। तो वो CO2 के कारण आपका ब्रेड क्या बनेगा, थोड़ा राइज अप होगा, और उसमें बहुत सारे होल्स आएंगे। और ये अल्कोहल एक्चुअली ये इवोपरेट हो जाता है, क्योंकि आप लोग ब्रेड को बेक करोगे फिर ही तो आप खाओगे। तो अल्कोहल भी इवोपरेट हो जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सर अगर ब्रेड बनाते हो कि अल्कोहल बन रहा है, तो एक टाइम में नहीं मिल गया तो मैं ब्रेड खा के एडजस्ट कर लूंगा। नो, वो इवोपरेट हो जाता है। सो दिस इज हाउ योर बॉडी वर्क्स, दिस इज हाउ ईस्ट में कार्बोहाइड्रेट को यूज करके या फिर ग्लूकोज को यूज करके, एनारोबिक रेस्पिरेशन करके वो एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। सेम प्रोसेस ग्लूकोज को यूज करके कुछ अलग माइक्रोब्स में कुछ अलग प्रोडक्ट्स बनेगा। सो इन वेरियस माइक्रोब्स यू कैन गेट विनीगर या फिर विटामिन बना सकते हो। सेम प्रोसेस, ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस करके पायरुविक एसिड बनाओगे, फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन में के मदद से आप लोग कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल योर विनीगर एंड विटामिन कैन बी मेड। सो इफ यू लुक क्लोजली, यहाँ पे यहाँ तक सब कुछ सेम है। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन, सेम विद दिस पार्ट टू। सो यहां तक तो ये कॉमन है। उसके बाद में नीचे इट गेट्स डिफरेंट। इफ इट इज एन ईस्ट, इट विल मेक पायरुविक एसिड का क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। इफ इट इज इन ह्यूमंस, तो हम लोग क्या बनाएंगे, पायरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड बनाएंगे। कुछ और माइक्रोब्स रहेंगे, उन लोग क्या करेंगे, इसको क्या बनाने वाले हैं, दैट इज वाइटामिन या फिर तुम लोग के विनीगर। सो आई होप ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको इन डिटेल में स्टडी करना, इसको जैसा है वैसे का वैसे रट के जाओ, ये बोर्ड्स में आएगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो जो मैंने ग्लूकोज आपको सिखाया था ना, कि जहाँ पे ग्लूकोज को हम लोग ने तोड़ा और दो पायरुविक एसिड बनाया था, तो ये एक्चुअली ये आपको अभी नहीं है तो टेंशन लेना ही नहीं है, बट यू आर माई स्टूडेंट्स, यू शुड नो होता क्या रियलिटी में। तो ये एक्चुअली एक 10 स्टेप्स का प्रोसेस है, जिसमें 10-10 अलग-अलग एंजाइम्स आके हेल्प करेंगे। पर तुमको ये नहीं याद रखना है, तुमको क्या याद रखना है, ग्लूकोज को तोड़ के आप लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली पायरुविक एसिड बना, देखो 2 पायरुविक एसिड, फिर उसको हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया, और देखो उसको एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया। फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम में तुम लोग का क्रेब्स साइकिल दिखाएगा। नहीं रटना ये सब चीजें, ये सब 11th-12th में आएगा, बट फॉर नाउ यू शुड नो कि ऐसा कुछ तो है, क्योंकि ये चीज आप लोग अभी मेडिकल में अभी आओगे या फिर 11th-12th में बायो लोगे, तो ये चीज आपको सीखना ही है। मतलब यही चीजें मैं ही तुमको सिखाने वाला हूँ इन वेरी इजी मैनर। सो यहाँ पे मैंने स्मॉल तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में लिखा है, हर एक स्टेप के बारे में मैंने उसके प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसका नोट्स बना लेना। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ये प्रोडक्ट्स बनेगा। फर्मेंटेशन में क्या होगा कि पायरुविक एसिड को आप लोग कन्वर्ट कर रहे हो, ईस्ट में रहेगा तो आप लोग क्या बनाओगे, अल्कोहल, और इंसान के सेल में रहेगा तो क्या बनाओगे आप लोग, लैक्टिक एसिड बनाओगे। सो आज का न्यू टॉपिक दैट इज की एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। क्यों नो आप लोग को कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी देगा, लिपिड्स भी एनर्जी देगा, विच इज नथिंग बट तुम लोग का फैट्स, एंड प्रोटीन भी एनर्जी देगा।
द फर्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज योर प्रोटीन। जब मैंने तुमको फर्स्ट चैप्टर सिखाया तभी मैंने बोला था योर प्रोटीन इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। देखो यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड्स दिख रहे हैं, इन सबके बीच में एक बॉन्ड है, वो बॉन्ड का नाम क्या है वो भी बता दो। वेरी गुड, दैट इज तुम लोग का पेप्टाइड बॉन्ड। अगर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है तो उसको क्या कहोगे? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। एक्सेलेंट। सो योर प्रोटीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, ये वर्ड भी मैंने वहां पे यूज किया था। मैक्रो मीन्स बड़ा, मैक्रो मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से आपका बड़ा सा एक प्रोटीन बनता है। नाउ वन इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट इज की प्रोटीन ऑफ एनिमल रिसोर्स या फिर एनिमल सोर्स इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन। सी प्रोटीन्स में ना दो टाइप्स है, कुछ ऐसे हैं जो हम लोग को खाने के थ्रू ही लेना पड़ेगा, जो मेरा बॉडी नहीं बना सकता है, और कुछ ऐसे प्रोटीन है जो मेरा बॉडी बना सकता है। तो जो एनिमल से जो हमको प्रोटीन मिलता है वो ऐसा प्रोटीन है जो उनमें ही मिलता है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन। कुछ ऐसे प्रोटीन जो सिर्फ एनिमल रिसोर्स से ही मिलते हैं। सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। नाउ 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन वुड गिव मी 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। इसको आपको याद रखना ही है। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट भी देता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट होने दो, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन होने दो, ये दोनों मुझे कितना एनर्जी देगा? 4 किलो कैलोरी। ये KCL का मतलब क्या है? किलो कैलोरी। तो इतना पार्ट आपको याद रखना ही है, क्योंकि इसके जैसे एक सिमिलर क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में एक बार आया था। नाउ कुछ अमीनो एसिड्स, कुछ प्रोटीन्स के नेम्स आपको याद रखना है जो आपके बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी नंबर 1 वुड बी दिस वन। सीधा मैच द फॉलोइंग में इसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसको आपको करके जाना है। ये बोन कंसिस्ट ऑफ ऑसिन प्रोटीन, ठीक है, बोन इस प्रोटीन से बना है। तुम्हारे स्किन में होता है मेलानिन, जिससे तुम लोग का कलर डिसाइड होता है, काला गोरा जो भी है। इन योर ब्लड यू हैव हीमोग्लोबिन, यू हैव एंटीबॉडीज। नो व्हाट आर एंटीबॉडीज, ये भी मैं सिखाऊंगा इन आर सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जहाँ पे मैं आपको वैक्सीन कैसे बनता है वो सिखाऊंगा। आफ्टर दैट you know all know कि मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, नथिंग बट अमीनो एसिड्स। आप लोग सुना होगा बॉडी बिल्डर्स हमेशा बोलते हैं भाई मुझे प्रोटीन चाहिए क्योंकि मेरे को मसल बनाना है। क्यों? क्योंकि आपका मसल प्रोटीन का बना है। तो वो कौन से प्रोटीन का बना? दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन बोल के फिलामेंट से। ये फिलामेंट्स आर नथिंग बट प्रोटीन। समझ में गया? योर मसल इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। बहुत सारे तुम लोग के पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स प्रोटीन के ओरिजिन होते हैं। तुम लोग का जो इंसुलिन है, जो ट्रिप्सिन है, ये पैंक्रियास में पाया जाता है, पैंक्रियास सिक्रीट करता है। ये भी प्रोटीन के डेरिवेटिव्स या फिर प्रोटीन कंटेन करते हैं। एंड तुम लोग के जो सेल मेम्ब्रेन है, ये भी प्रोटीन का बना है। अब इसमें तो कुछ कुछ चीजें मैं अभी समझा दूंगा। दैट इज सेल का। इफ यू लुक क्लोजली, तुम लोग का सेल दिखता कैसे आप लोगों को पता है? अगर मैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पे मैं जूम करके देखूंगा, इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। सिंगल लेयर है लेकिन वो डबल लेयर जैसा दिखता है, और ये बीच में प्रोटीन। सेम यहाँ पे भी तुम लोग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज मेड अप ऑफ फैट्स, टू बी मोर स्पेसिफिक लिपिड से बना है। कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। ये है तुम लोग का फॉस्फोलिपिड। तुम लोग को अगर तुम लोग का सेल मेम्ब्रेन बनाना है ना, यू नीड फैट्स, यू नीड लिपिड्स। तो ये मत बोलना फैट्स खाना पूरा है, नो, अच्छे फैट्स खाओ। तो फॉस्फोलिपिड से तुम लोग का सेल मेम्ब्रेन बनता है, और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में यू हैव योर प्रोटीन्स टू। तो प्रोटीन से सिर्फ मसल ही नहीं बन रहा, तुम लोग का सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी यू नीड प्रोटीन। और इस प्रोटीन के थ्रू बहुत सारी चीजें अंदर आएगा, बहुत सारी चीजें बाहर जाएगा सेल के अंदर बाहर। वो क्या है वो सब आप लोग फ्यूचर में सीखोगे। सो वेरियस प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन, एंजाइम बनाने के लिए। अभी वन मोर थिंग दैट इज इंसुलिन का मैं अभी लॉजिक बताऊंगा कि क्या है ये इंसुलिन, इसका काम क्या है। इट इज वेरी लाइक लेमैन लैंग्वेज में मैं समझा दूंगा जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक कुछ टॉपिक यहाँ पे दिया है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, दैट इज की सी इफ आई ईट बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स तो होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक एग्जांपल इज ग्लूकोज। तो मेरे बॉडी में ग्लूकोज ब्लड में आ गया, बहुत ज्यादा ब्लड में आ गया। तो व्हाट माय बॉडी इज गोइंग टू डू, मेरा पैंक्रियास इस इंसुलिन को सीक्रेट करेगा। पैंक्रियास का बीटा सेल इंसुलिन को सीक्रेट करेगा। इंसुलिन मेरे ब्लड में आएगा और क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो ग्लूकोज है उसको वो पकड़ेगा, लीवर या फिर मसल में वो स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इन विच फॉर्म? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अभी मेरा बॉडी ने क्यों किया, ये इंसुलिन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन फ्यूचर जब मैं अगर समझो कि फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत टाइम तक कुछ खाया नहीं, बट आई नीड एनर्जी, सारे प्रोसेस को करना है कि नहीं करना है। सो व्हाट माय बॉडी इज गोइंग टू डू, जो ये ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखा था ना, उसी ग्लाइकोजन को रिलीज करेगा और कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज।
सो इन शॉर्ट आप लोग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज भी बना सकते हो, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन भी बना सकते हो। इसलिए तुम्हारा बॉडी क्या करता है, ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। इन फ्यूचर अगर आपको खाना नहीं मिला तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ब्लड में रिलीज करेगा, फिर आप लोग उस ग्लूकोज को तोड़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से एनर्जी मिलेगा, उसी को यूज करके आप लोग आपका काम करोगे। नाउ इफ इट इज फैट्स, फैट्स को भी बॉडी स्टोर करके रखता है। आप लोगों ने शायद से सुना होगा इन 9th स्टैंडर्ड देयर इज अ टिश्यू। कौन सा टिश्यू आप लोग बोल सकते हो? एनी आइडिया? दैट इज, यहाँ पे आगे दिया है तुम लोग का एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में आप लोग क्या करोगे, आपके फैट्स को स्टोर करके रखोगे। नाउ नाउ दिस इज नॉट द केस व्हेन इट कम्स टू योर प्रोटीन्स। अगर समझो मैंने बहुत ज्यादा प्रोटीन खाया तो एक दिन में मेरे मसल्स नहीं बनने वाले, इट इज गोइंग टू टेक लॉन्ग टाइम। सो हम क्या सोचते हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा प्रोटीन खाता हूँ, कल शायद मुझे प्रोटीन नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा बॉडी स्टोर करके रखेगा, कल जब मैं वर्कआउट करूंगा प्रोटीन रिलीज होगा, मसल बनेगा। वाह, ऐसा नहीं चलता बॉडी में। व्हाट योर बॉडी डज कि इफ देयर इज एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बहुत ज्यादा प्रोटीन रहेगा तो ऑन द स्पॉट हम लोग इस प्रोटीन को कन्वर्ट करेंगे इनटू अमोनिया। उसके बाद में इसको हम लोग यूरिया में कन्वर्ट करके यूरिन के थ्रू पास करेंगे। ज्यादा प्रोटीन रहेगा तो उसको अमोनिया में कन्वर्ट करोगे, फिर यूरिया में कन्वर्ट करोगे, फिर यूरिन के थ्रू उसको पास करोगे। इसलिए किडनी, तुम्हारे लिवर, ये सब चीजों में हेल्प करता है। समझ में आ गया? ना वन मोर थिंग, अगर एक्सेस प्रोटीन है और समझो मेरे बॉडी में देर इज नो कार्बोहाइड्रेट्स, देर इज नो फैट्स, तो मैंने बोला था कि अगर कुछ भी नहीं हुआ लास्ट में प्रोटीन को यूज करेगा। सो प्रोटीन को यूज करूंगा मैं, प्रोटीन को हम लोग ना चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ग्लूकोज। आप लोगों ने सुना मैंने जस्ट क्या अभी मेंशन किया, यू कैन मेक ग्लूकोज विच इज अ कार्बोहाइड्रेट यूजिंग प्रोटीन। प्रोटीन को यूज करके आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट बनाया। तो एक नए तरीके से आप लोगों ने ग्लूकोज बनाया कि नहीं बनाया? यूजुअली ऐसे थोड़ी हम लोग बनाते। सो यू आर यूजिंग प्रोटीन टू मेक ग्लूकोज, यू मेड ग्लूकोज इन अ न्यू मेथड। दिस इज नथिंग बट तुम लोग का ग्लूकोनियोजेनेसिस। वर्ड को तोड़ो, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो न्यू, जेनेसिस का मतलब क्या है, बनना। ग्लूकोज को नए तरीके से बनाया, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। आई होप ये बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा प्रोटीन है, या तो उसको बॉडी फेंक सकता है या तो उसको यूज करके ग्लूकोज बना सकता है। इफ इट इज मेकिंग ग्लूकोज तो उस प्रोसेस को आप लोग क्या कहोगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज को न्यू तरीके से बनाना। सो लेट्स मूव अहेड। सेकंड इज योर फूड का एक अलग न्यूट्रिएंट, दैट इज तुम लोग का फैट्स विच इज आल्सो नोन एज लिपिड। अभी ये फैट्स या फिर लिपिड ये बना किसका? इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ये मैंने आपको बहुत पहले ही समझाया था जब हम लोगों ने ये फ्लो चार्ट किया था। यहाँ पे मैंने समझाया था कि लिपिड आप लोगों ने कैसे बनाया था, फैटी एसिड्स एंड एक अल्कोहल दैट इज ग्लिसरॉल। लास्ट वाला प्रीवियस लेक्चर देख लेना। सो इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। नाउ इसमें से एक टाइप ऑफ लिपिड है जो अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर योर सेल मेम्ब्रेन। जो मैंने यहाँ पे डायग्राम क्या बनाया था, दैट इज दिस वन। ये कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड। सो फॉस्फोलिपिड इज वेरी 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 एसेंशियल फॉर योर सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अभी लिपिड का और क्या काम है, लिपिड्स को यूज करके मैं बहुत सारे अलग अलग हॉर्मोन्स भी बना सकता हूँ। जैसे कि तुम लोग का ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, अल्डोस्टेरोन हो गया। तो ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स को भी मैं बनाता हूँ विद द हेल्प ऑफ लिपिड्स। तो ऐसा मत बोलना फैट्स या फिर लिपिड्स बॉडी के लिए बुरा है, नो, इट इज वेरी यूजफुल। और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लिपिड्स आपका बॉडी कहाँ पे स्टोर करेगा? इन योर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और ये भी नॉलेज मैंने आपको बहुत पहले ही दे दिया, दैट इज कि 1 ग्राम ऑफ लिपिड वुड गिव यू 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स कितना देगा आपको? 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। और लिपिड्स कितना देगा? 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। इन शॉर्ट लिपिड ज्यादा एनर्जी देता है। और योर थर्ड कंपोनेंट इन योर फूड दैट इज की योर विटामिन्स। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डिफाइन विटामिन्स एंड इट्स टाइप्स, डिफाइन विटामिन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन या फिर इसका टाइप्स। सो व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स आर नथिंग बट दीज आर हेट्रोजीनियस कंपाउंड। ये लाइन सीधा ऐसे ही लिख के आना, रट के लिख के आना। How do you mean by heterogeneous compound? See, there are two things, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous मतलब क्या कि कोई तो एक चीज जो सेम चीज का ही बना है, और हेट्रोजेनियस मतलब क्या है, कोई तो एक चीज बहुत अलग अलग केमिकल्स का बना है। तो तुम लोग का जो विटामिन है ना, ये बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स का बना है। नो, जो विटामिन इसको मैं दो टाइप्स में डिवाइड करूंगा, एक है फैट सोल्यूबल, एक है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल को याद रखने का एक ट्रिक है, दैट इज कीड़ा। कीड़ा, KED। सो व्हाट आर योर फैट सोल्यूबल विटामिन्स? दैट इज नथिंग बट कीड़ा। और तुम लोग का वाटर सोल्यूबल कौन सा है? BC। ये तो अच्छे से याद रख ही लोगे, है ना? आई न्यू इट। सो आप लोग को यहाँ पे ये फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल का मीनिंग है। समझो कि मेरे पास
कोई तो एक स्ट्रक्चर है और इसमें बहुत सारा पानी है। तो इस पानी वाले स्ट्रक्चर में मेरा जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो इजीली सॉल्युबल होगा, इजीली पास होगा, और इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन पास नहीं होगा। So on the basis of solubility, we have classified vitamins into two groups, that is fat soluble and water soluble. Fat soluble are your vitamin K, vitamin E, vitamin D, vitamin A, कीड़ा, and water soluble are nothing but your vitamins B and C. So I hope इतना समझ में आ गया। तो ये आपको आंसर इन वन सेंटेंस में नहीं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में ये आएगा, और ये वाला क्वेश्चन तुमको एमसीक्यू में आएगा ही आएगा। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी सिंपल शॉर्टकट, जो शॉर्टकट में बता रहा हूं, इसका कोई लिंक नहीं, लेकिन याद रखने का एक ट्रिक है। हम लोगों ने क्या देखा था कि एक NaDH2 कितना एटीपी देता है? यस, वेरी गुड, दैट इज कितना, 3 एटीपी देता है। ये जो NaDH2 का जो मॉलिक्यूल है ना, ये खुद एक विटामिन का बना है, थोड़ा टाइम पहले मैंने बोला था। तो ये NaDH2 कौन सा विटामिन बना है? दैट इज विटामिन B3। कौन सा विटामिन का बना? B3। सो याद रखने का ट्रिक क्या है? NaDH2 3 एटीपी देता है, और ये बना किसका? B3 का बना। कोई भी लिंक नहीं है एटीपी और विटामिन के बीच में, इट इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा कि योर NaDH2 इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ व्हिच विटामिन, तो तुम लोग क्या लिखोगे? इट इज मेड अप ऑफ विटामिन B3। सेकंड वन, एक FADH2 कितना आपको विटामिन देता है? FADH कितना देता है? 2 एटीपी देता है। और तुम लोग का ये जो FADH2 है, ये कौन सा विटामिन का बना है? विटामिन B2 का बना है। सो FADH2 2 एटीपी देता है, किसका बना है? खुद विटामिन B2 का बना है। NaDH2 3 एटीपी देता है, किसका बना है? B3 का बना है। कोई लिंक नहीं है, इट इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर। नाउ मैं जब सीखा था तभी मैंने बोला था ये जो NaDH2 है विटामिन B3 का बना है, तो इस B3 का कोई तो एक नाम रहेगा। सो B3 इज नोन एज, एक एक्चुअली नियासिन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे NaDH2 का फुल फॉर्म क्या था? निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो निकोटिनामाइड इज एन नेम ऑफ विटामिन B3। तो तुमको साइंटिफिक नेम भी इसी से समझ में आ गया। इफ यू नो NaDH2 का फुल फॉर्म, दैट इज निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो वो निकोटिनामाइड इज नथिंग बट B3 का नाम है। वैसे ही जो तुम लोग का फैल्विन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसमें से जो फैल्विन है, दिस इज योर साइंटिफिक नेम या फिर केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2। B2 का एक्चुअल नेम इज राइबोफैल्विन, RIBO। समझ में आ गया? तो एक बार मैं सम अप करता हूँ मैंने अभी तक क्या क्या समझा। NaDH2, दैट इज निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, इज मेड अप ऑफ B3। B3 का केमिकल नेम क्या है? निकोटिनामाइड या फिर नियासिन। FADH2, that is phalvine adenine dinucleotide, which is made up of B2, और B2 का नाम क्या है? राइबोफैल्विन। NADH2 3 एटीपी किसका बना है? B3 का बना है। FADH2 2 एटीपी किसका बना? B2 का बना है। सो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको कहीं पे लिख के रखो। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट तुम लोग का वाटर। सी, तुम्हारा बॉडी इज मेड अप ऑफ 60 to 70% ऑफ वाटर इटसेल्फ, तो दैट मेक्स इट वेरी लॉजिकल कि वाटर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप लोग क्या लिखोगे? आपका बॉडी इज मेड अप ऑफ 60 to 70% ऑफ वाटर। तुम्हारा एक सेल को अगर मैं वेट करने जाऊंगा, उसका 70% वेट तो पानी का ही। सो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर नहीं है, तुम लोग का सेल नहीं रहेगा, तुम लोग के बॉडी में केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सो वाटर इज वेरी अनदर एसेंशियल कॉम्पोनेंट। लास्ट में यू हैव फाइबर। अभी यहाँ पे बहुत ये फनी साउंड करेगा। यू नो फाइबर्स आर समथिंग जो हम लोग का बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन फाइबर डाइजेशन में हेल्प करता है। मैंने क्या बोला? फाइबर को मेरा बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगा, लेकिन फाइबर डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करेगा? समझो किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को बहुत टाइम से पूप नहीं जा रहा है, तो आप लोग क्या करोगे? उसको फाइबर खिलाओगे। फाइबर खिलाने से क्या होगा? उसका पूप इजीली स्मूथली निकल जाएगा। एज वेल एज अगर आपको पूप का साइज बढ़ाना है, बल्क बढ़ाना है, फाइबर खाओ। सो फाइबर का ये सब हेल्प है, इस सब का फंक्शन है। फाइबर हेल्प्स इन डाइजेशन एज वेल एज इजेशन। इजेशन मतलब क्या है? एक्सपेल ऑफ फीकल मैटर, पूप करना, जो भी चीज आप लोग बॉडी के बाहर फेंक रहे हो, दैट इज इजेशन। सो फाइबर को बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगा, लेकिन इट इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इजेशन, दैट इज की पूप को एक्सपेल करना बॉडी से। Now your last topic would be cell division. अभी before this you might know there are two types of cell division, mitosis, meiosis। वो मैं आज के इस लेक्चर में कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ,
उसमें मैं इन डिटेल समझाने वाला हूँ माइटोसिस एंड मियोसिस। तुम्हारे सिलेबस में मियोसिस के बारे में उतना दिया नहीं है, बट देयर आर फ्यू कंसेप्ट जो आपको पता होना ही चाहिए। वो एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बुक में नहीं दिया है, आउट ऑफ सिलेबस ऐसा मान लो, लेकिन वो बोर्ड्स में आएगा और एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। नाउ व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन इट इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल डिवीजन हो रहा है, इसके लिए हर एक नया नया सेल बन रहा है, इसके लिए हर एक ऑर्गेनिज्म आज जिंदा है। अगर मेरे बॉडी में सेल डिवीजन नहीं हो रहा मीन्स व्हाट, आई विल बी डेड। तो सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपका बॉडी में ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, और ऐसे कर करके न्यू स्पीशीज बनेगा। तो दैट इज व्हाई सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। नाउ व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जहाँ पे एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं। और मियोसिस क्या है? एक ऐसा सेल डिवीजन जिसमें एक पेरेंट सेल से इन टोटल चार डॉटर सेल्स मिलते हैं। ये अभी कैसा हुआ ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। फिलहाल के लिए इतना बेसिक्स याद रखना कि माइटोसिस इज अ प्रोसेस इन विच a parent cell will divide to form two daughter cells, and meiosis is a division in which a parent cell will divide and form four daughter cells, बेटी सेल्स, चार बेटी सेल्स बनते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दो सेल्स बनते हैं। तो माइटोसिस होता कहाँ पे? इट ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स। और मियोसिस कहाँ पे होता है? इन योर जर्म सेल्स। बिफोर दैट, mitosis is also known as mitotic division. Meiosis is also known as meiotic division. Mitosis is also known as mitotic division. Meiosis is also known as meiotic division. म्याओ म्याओ ऐसा करके याद रख लेना। सो अब ये जो माइटोसिस ये होता कहाँ पे? इन सोमैटिक सेल। और मियोसिस कहाँ पे होता है? जर्म सेल। सर अभी सोमैटिक सेल कौन है, जर्म सेल कौन है? टेल मी, मेल और फीमेल गैमेट इंसान का क्या है? अगर मेल रहेगा तो उसका स्पर्म है, गैमेट। और फीमेल रहेगा तो उनका क्या रहेगा? एग रहेगा, या फिर उसको हम लोग ओवा oocyte भी कहते हैं। सो स्पर्म और एग इज योर रिप्रोडक्टिव सेल। इससे रिप्रोडक्शन होके आगे बच्चा बनने वाला है। सो जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जर्म सेल्स कहते हैं। सो इन शॉर्ट, मियोसिस आपको कहाँ पे दिखेगा? अगर आपको स्पर्म बनाना है, या फिर एग बनाना है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, अगर उनकी उसमें इफ यू वांट टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो वो कैसे बनेगा? मियोसिस से ही बनेगा। और ये दो सेल्स को छोड़ के, रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के, बाकी बॉडी में जो भी सेल्स है उन सबको मैंने क्या नाम दिया? सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल इज नथिंग बट तुम्हारा आइस का, ब्रेन्स का, तुम्हारा ब्रेन्स क्या बोल रहा हूँ, ब्रेन का, हार्ट का, किडनी का, लिवर का, जो भी अदर सेल्स एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग, बाकी जो भी सेल है उन सबको मैंने क्या कहा? सोमैटिक सेल। तो समझो कि मेरे को अगर कट लग गया, तो मेरा स्किन में कट आ गया, तो स्किन अभी रिपेयर होगा, तो वहां पे वो सेल्स क्या करेंगे? न्यू न्यू सेल डिवीजन करेंगे। तो कौन से सेल डिवीजन करेंगे? माइटोसिस करेंगे। एक सेल से दो दो सेल करेंगे, और पूरा एक टाइम क्या देखोगे तो आपको मेरा वुंड पूरा हील हो गया होगा। तो यहाँ पे एक और एक लाइन दिया है, दैट इज सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड वुंड हीलिंग। समझ में आ गया? माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस कहाँ पे होता है? इन योर सोमैटिक सेल। व्हाट आर स्टेम सेल्स? स्टेम सेल्स एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जिससे आप लोग कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बना सकते हैं। स्टेम सेल के बारे में मैं इन डिटेल सिखाऊंगा इन योर सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। फिलहाल के लिए ऐसा याद रखो कि स्टेम सेल्स एंड सोमैटिक सेल्स दोनों के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और तुम लोग का जो जर्म सेल्स है उनके पास क्रोमोसोम नंबर अलग होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक सेकेंड में मैं वो भी समझा दूंगा। सी, टेल मी हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वी हैव इन आवर सेल्स? दैट इज वी हैव 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन वी हैव स्टडीड, अपने को वॉल्टर सेटोन ने क्या बताया कि क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? हम लोग के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, जोड़ी जोड़ी में है। ठीक है, अभी समझो कि मेरा, अगर ह्यूमंस में दे वांट टू डू रिप्रोडक्शन, एक नया बच्चा बनाना रहेगा, सो बच्चे के पास भी कितना सेल होना चाहिए? हर एक सेल में कितना क्रोमोसोम होना चाहिए? 46, और यू कैन से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो होता क्या कि स्पर्म और एग फ्यूज होगा, ये मॉम ने दिया और ये डैड ने दिया, ये स्पर्म है, गुब्बारा नहीं, ठीक है। और इससे बनता है तुम लोग का जाइगोट, दैट इज नथिंग बट तुम लोग का बेबी बन गया। नो, डैड क्या करेंगे? सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स देंगे, मॉम भी सिर्फ 23 देगी। मैंने यहाँ पे पेयर नहीं बोला। 40 क्रोमोसोम से डैड ने क्या किया? सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स दिया, मॉम ने भी 23 क्रोमोसोम्स दिया। व्हाई? बिकॉज इफ आई वांट टू मेक एक स्टैंडर्ड ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर कितना है? 46 है। तो जो आगे आने वाला जनरेशन है उसमें भी 46 क्रोमोसोम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया? डैड का क्रोमोसोम्स को मैंने हाफ करके दिया, मॉम के भी क्रोमोसोम्स को मैंने हाफ करके दिया। तो ये वापस कितना बन गया? 46 बन गया।
नाउ ये जो क्रोमोसोम हाफ हो गया, ये कैसे होगा? बिकॉज ऑफ मियोसिस। तुम्हारे मियोसिस प्रोसेस में जो लास्ट में जो 4 सेल बनेंगे, ये सब के सब सेल्स कितने कितने क्रोमोसोम्स कैरी करेंगे? 23 23 23 23। तो मियोसिस का मेन इंपॉर्टेंस इन नेचर इज टू रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी एक एग्जांपल दे दो, हम लोग 46 का बने। समझो कि डैड ने ना यहाँ पे 46 क्रोमोसोम दिया, डैड ने भी 46 दिया, मॉम ने भी पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम दिया, तो बच्चा क्या बनेगा? 92। कुछ अलग ही प्राणी बन गया ये तो ये होना नहीं चाहिए। इसके लिए व्हाट वी डू, हम लोग को अगर रिप्रोडक्शन करना है तो हम लोग का जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट अगर अपने को बनाना है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? मियोसिस करेंगे। क्यों मियोसिस करेंगे? क्योंकि मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो सीधा हाफ होगा, और ये हाफ होना जरूरी है, ताकि हाफ हाफ मिलके वापस फुल बनेगा और बच्चे के पास वापस दोनों के क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। दैट इज मॉम एंड डैड। आई होप आपको इतना सारे कंसेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टीच यू माइटोसिस एंड देन मियोसिस, फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। देन तुम लोग सब लोग का फेवरेट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन, वो भी अभी मैं क्विकली रिकॉर्ड करने वाला हूँ। सो आई होप आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट वाज अ वेरी क्विक चैप्टर, क्विक लेक्चर। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो। जो भी डाउट्स रहेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड वी ऑल सी सून। चलो देन, बाय बाय, स्टडी वेल, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।